नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आपके साथ उमंग। समाजवादी पार्टी गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को आजाद करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 26 जुलाई को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश पार्टी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी दाव पेचों के असर को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बैठक में मिशन 2024 को लक्ष्य मानकर पार्टी को अपने बूते दोबारा मुकाबले के लिए तैयार करने की रणनीति पर विचार होगा। कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पुखराया स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही उनकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आज आप लोग मंत्री जी से मिलने आए थे, क्या कारण था? लगभग हम लोग पिछले 40 दिनों से हमारी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश जो हमें वर्ष में एक बार मिलता है, वो पूरे अवकाश के दौरान और खुद की आकस्मिक अवकाश लेकर पिछले 40 दिनों से हम अपने आवंटन के लिए लखनऊ में संघर्ष करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि लगभग हमारा 40 दिनों का धरना प्रदर्शन लखनऊ में रहा। उस धरना प्रदर्शन के दौरान माननीय मंत्री जी का जो सहयोग और स्नेह रहा, वो उम्मीद से भी बहुत बढ़कर था। हम माननीय मंत्री जी के बहुत कृतज्ञ हैं कि उस विभाग के मंत्री ना होकर भी उन्होंने हमारी पीड़ा को सुनते हुए हमारे विभाग के मंत्रियों को, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव को, हमारे विभाग के सचिव को कई बार निर्देशित किया और आज हमें माननीय मंत्री जी के सहयोग से न्याय मिला। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य था कि आज हम अपने मंत्री जी को उनके द्वारा किए गए उपकार स्वरूप उनसे भेंट करके उनका आशीर्वाद लें और उनका मुँह मीठा कराएँ, क्योंकि जो लड़ाई हम पिछले 3.5 वर्षों से लड़ रहे थे, उस लड़ाई को अंतिम पायदान पर अगर किसी ने लाकर हमें अपनी मंजिल देने का काम किया तो माननीय मंत्री माननीय राकेश सचान जी का स्नेह था कि आज हम अपने जनपद में हैं और इसके लिए हम उनका पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और एक अपेक्षा जरूर करते हैं कि यदि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर ऐसा कर्मठ और जुझारू मंत्री हो तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान हो सकता है, निश्चित रूप से यहाँ के लोग न्याय पा सकते हैं। इसके लिए पुनः माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप कितने ऐसे लोग थे और यहाँ पे कानपुर देहात में ज्वाइनिंग मिलेगी आपको? जी, हम लोगों की संख्या लगभग पहले 500 के आसपास विभाग ने बताई थी, लेकिन जब हम लोग ने वहाँ पर धरना दिया और आंदोलन किया, उसके बावजूद माननीय मंत्री जी का जो सहयोग रहा, अन्य लोगों का जो सहयोग रहा, तो विभाग ने पुनः छटनी की तो विभाग ने पाया कि 500 लोग नहीं, हमसे लगभग 1100 से अधिक लोग छूटे हैं। तो दूसरी सूची जारी हुई, उसमें 1100 लोग पूरे प्रदेश के जनपदों में पहुंचे हैं। उसमें से जनपद कानपुर देहात को लगभग 70 शिक्षक मिले हैं। तो आप लोग कानपुर देहात पोस्टिंग पाए? जी, हम लोगों को जनपद कानपुर देहात अलॉट हुए हैं। ये अपनी चयन के लिए, नियुक्ति के लिए लगातार लखनऊ में लड़ रहे थे और हजारों शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन में सैकड़ों दिन वहाँ बैठा था। हमारे पास ये लोग जाते रहे, हमने मंत्री से, वहाँ के अधिकारियों से और जो शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, सभी से बात कर करके इनका हम लोग सहयोग करते रहे। उसी का नतीजा रहा कि आज करीब 1100 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है, जिसमें ये कानपुर देहात में ये शिक्षक है। प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्ति मिली। अभी पिछले हफ्ते में इनके बचे हुए साथी वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी हमारे पास आए। एक माह रेवेन्यू आवास में आए, फिर हमने उनको खादी भवन बुलाया। वहाँ पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री जो हमारे संदीप सिंह हैं, उनसे भी बात हुई और जो प्रमुख सचिव इनके हैं उनसे बात हुई, और वो भी बचे हुए लोग जो चयन से रह गए थे उनकी भी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तरह से जो ये बहुत दिनों से संघर्षरत थे अपनी नियुक्ति के लिए, सारी प्रक्रिया पास करने के बाद भी भटक रहे थे, उनको नियुक्ति मिली है। इसीलिए वो आज यहाँ आए, उन्होंने माला पहना के स्वागत किया। अब मैं उनसे यही कहूँगा कि इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, आपको दायित्व मिला है। ये जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं या बेसिक शिक्षा केंद्र हैं, इनमें गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि बड़ी मेहनत से कॉन्वेंट से अच्छी पढ़ाई दे करके और हमारे गांव के गरीब किसान परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें। यही योगी सरकार जी की मंशा है और यही हमारी इस अवसर पे इन लोगों से कहना है। यही
राम मंदिर निर्माण को लेकर 2 दिवसीय बैठक समाप्त होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का परकोटा मल्टीपर्पज बनाया जा रहा है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक में परकोटे के बारीकियों के बारे में चर्चा हुई और 70 एकड़ भूमि के अंदर लगभग 70% हिस्सा यानी 50 एकड़ भूमि पर हरियाली होगी। कल 21 तारीख को प्रातःकाल प्रारंभ हुई थी और आज सायंकाल जितना एजेंडा था वो पूरा कर लिया गया। कल के बारे में आपने जान ही लिया है कि हमने आधा दिन उन स्थानों को देखने में लगाया जहां तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य करा रही है। सड़कें चौड़ी होंगी, दुकानदारों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, कितनी दुकानें बन रही हैं, तीर्थ यात्री आएंगे तो अपना सामान कहाँ रखेंगे। ऐसी साइट कुछ मात्रा में कल देखी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अयोध्या में एक ओपन एयर थिएटर मुक्ताकाश, रामलीला मंचन का एक हॉल नए बस अड्डे के पीछे, म्यूजियम जो सरयू के तट पर है, राम कथा पार्क जो एक बड़ा स्थान है जहां कोई भी पब्लिक फंक्शन हो सकता है 10-15 हज़ार से भी अधिक जनता का, और भजन संध्या के लिए बनाया गया स्थान राम की पेड़ी। इन स्थानों को भी देखा कि यहाँ कौन कौन से कार्य संपन्न हो सकते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए और क्या क्या उपयोगिता इनकी बन सकती है। ये कल का हमारा काम था। आज मंदिर के परकोटे की बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर चर्चा हुई, बहुत बारीकी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर फिरोजाबाद का जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां कांवड़ियों को हादसे से बचाने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से जिले भर में सीसीटीवी कैमरे और स्पीड कम करने वाले ब्रेकर बनाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा हो सके। आज मेरे और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर नारकी टुंडला मार्ग पर कावड़ को देखते हुए, जो आगामी कावड़ अभी हमारा सोमवार आने वाला है, उसको देखते हुए निरीक्षण किया गया है। और इस रोड पे क्योंकि वाहनों का भी आवागमन होता है, कावड़ का भी आवागमन होता है, तो इसको देखते हुए स्पीड ब्रेकर्स इसके अलावा जो जानकारी के लिए फ्लैक्स वगैरह जो हैं वो सभी की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी वगैरह भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताया गया कि सीसीटीवी वगैरह भी लगाएं। तो इस तरह से प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर जो चाक चौबंद व्यवस्था उसकी कावड़ की कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कावड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से पहले से तैयारियां जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं उसके तरह हिसाब से किया जा रहा है। हमारे जो रास्ते हैं वो चिन्हित हुए हैं, जनपद में डाइवर्जन्स भी किए गए हैं और जैसे मार्ग में जो समस्याएं थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था, गड्ढे जो थे उनको ठीक कराया गया है। जहाँ जहाँ पे मांस मदिरा की दुकानें थी वहाँ पे भी चेकिंग करवाई गई है और इसमें पेट्रोलिंग और ट्रैफिक डाइवर्जन भी लगाया गया है। ख़ास तौर पे जो कावड़ यात्रा है उनके लिए स्वास्थ्य कैंप वगैरह भी लगाया गया है। तो पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और जो प्रमुख तिथियां हैं उस पर भी तैयारी हो रही है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो में कुछ लोग जिले की महिला जिलाधिकारी नेहा जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं के कार्यालय में उनके सामने लगा रहे हैं। वहीं जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं
वे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जिले के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये लोग जिलाधिकारी नेहा जैन से जिले में संचालित हो रहे ITI कॉलेज की मनमानी फीस छात्रों से वसूलने की शिकायत करने पहुंचे थे, जिस पर जिलाधिकारी की ओर से सुनवाई न होने पर कार्यकर्ताओं ने खुद वीडियो बनाते हुए जिलाधिकारी पर ITI कॉलेजों से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया। नहीं, ऐसा कुछ गर्मा गर्मी वाली कोई बात नहीं हुई है किसी से, परंतु यहाँ पे कुछ लोग कथित तौर पे एक संगठन के आए थे, मुझे ये वेरीफाइड नहीं है, उन्होंने बताया, पर जो भी उन्होंने अपनी जेन्युइन डिमांड सामने रखी है, हम लोग ने उस पर त्वरित कार्रवाई करी है। एक प्रकरण में जो कि ITI में जांच का विषय था, उसमें ये लोग ने पहले भी मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज किया था, तो ये लोग स्वयं विद्यालय में जाके, जहाँ पे महिलाएं जो लड़कियां हैं वो भी ब्यूटी पार्लर या इस तरीके की कोर्सेज की ट्रेनिंग करती हैं, तो उसके अंदर जाके रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और एक वीडियो में उन्होंने मुझे बताया कि मैम विद्यालय बाहर से बंद कर दिया है और हमें अंदर नहीं जाने दें। तो मैंने कहा आपको अंदर क्यों जाना है, क्या आप पेरेंट हैं या आपका बच्चा पढ़ता है? तो उस बात का इनको शायद अच्छा नहीं लगा और यहाँ पे आके इन्होंने मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, जो आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे सामने नहीं बोला इन्होंने, परंतु मेरे सामने जो भी व्यक्ति आए थे उन्होंने बहुत ही गैर मर्यादित तरीके से, जैसे कि एक जिलाधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से बात करी है जिसका मैं सख्त खंडन करती हूँ। और उस बात में मैंने फिर भी उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैं वहाँ से चुपचाप इसलिए निकल गई क्योंकि मुझे सही नहीं लगा कि इस प्रकार से किसी भी महिला अधिकारी से किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आरोप लगाए हैं कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, आपकी कार्यप्रणाली पर एलिगेशंस लगे हैं और उनकी जो जांच ली है, जो उनका प्रकरण जो उन्होंने आपको उसमें वो ये बोल रहे हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से आपने साथ किया जांच का। नहीं, देखिए एप्लीकेशन उन्होंने कल दी है और उसके लिए हम लोग ने SDM लेवल पे जांच जो है वो भी गठित कर दी है। तो जो भी शिकायत है उसका हर प्रकार की शिकायतों का संज्ञान लिया जा रहा है। मेरी कार्य प्रणाली से सभी लोग भली भांति अवगत हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग एटलीस्ट जनपद कानपुर देहात में अश्योर कर सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस टू एनी टाइप ऑफ करप्शन इज देयर, दैट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर ऑन अ डेली बेसिस। खबर उन्नाव से है, जहां स्कूली बच्चों को यातायात पुलिस की ओर से कानून के सम्मान से जीवन आसान के गुर सिखाए गए। बता दें कि शहर के सनडीसन इंटर कॉलेज में ARTO आदित्य त्रिपाठी और CEO सिटी आशुतोष कुमार ने बच्चों की यातायात पाठशाला लगाई, जिसमें ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी गई। आज ये पुलिस की पाठशाला कानून के सम्मान, कानून से जीवन आसान, इस विषय पे एक वर्कशॉप आयोजित की बच्चों के साथ। बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई, उनको बताया गया कि सड़क पर कैसे चलें और कैसे नियमों का पालन करके अपना जीवन सुरक्षित बनाएं। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मुरहाज गांव का है, जहां चोरों ने एक ट्रांसपोर्टर के घर से लाखों के नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए और मौके से फरार हो गए। वहीं अगले दिन इस चोरी की जानकारी परिजनों को हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। ग्राम कन्हैया मोरास में ये सैलेन सिंह जी हैं, उनके यहाँ पे चोरों ने घर के अंदर घुसकर कुछ चोरी की है। परिवार के सदस्य चूँकि काफ़ी बड़ा घर है तो अन्य कमरों में AC के अंदर सो रहे थे। जो मुख्य कमरा है जहाँ से ज़्यादा सामान गया है वो मदर का है और उनके गहने और पैसे जाना बताया जा रहा है। सर कितने तक का सर सामान गया होगा? देखिए हम कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने एक मोटा मोटी बताया है अभी मौखिक रूप से, तो सामान भी गया है और कैश भी गया है। तो क्या कितना होता है ये हम अभी FIR में उसको सबमिट करेंगे, बताएंगे। अच्छा सर, ये जो जांच पड़ताल चल रही है इसमें कुछ सुराग मिला अभी आपको? हाँ, जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है उससे कई चीज़ें लग रही है। घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस प्रकार से घटना की गई है, उससे किसी अभ्यस्त चोर का हाथ इसमें लगता है। तो हम पता लगाएंगे। इस तरह की जो और घटनाएं हुई हैं उसमें जो लोग खुले हुए हैं उसको देखेंगे।
कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि महिला का ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हमारी बहन के साथ दहेज मांगते थे ये। हमारी बहन का नाम संजना है, पति का नाम उनकी का जसवीर सिंह है, गांव बिरोची है और थाना सोरो है। थाना सोरो में 15 तारीख को हमने कंप्लेंट लिखाई थी संजना संगनी। उसके बाद में ये 15 तारीख को अपने गांव ले गए थे बुला के। 5 आदमी आए थे, साइन करे थे उन्होंने कि हमारी जिम्मेवारी भेज दो। तो 17 तारीख को अपने पता नहीं कैसे उन्होंने मार दिया। आपको सूचना कब मिली? हमारी ये सूचना 16 तारीख को मिली थी साहब। उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। हम सफदरगंज गए थे तो वहाँ भी हमें बताया था सफदरगंज पहुँचे थे तो वहाँ पे हमने कही हमें दिखा दो, तो वहाँ 4 बजे का टाइम दिया। वहाँ से हमें गुमराह करके वहाँ से भी चले आए। आज 17 तारीख से आज 22 तारीख हो रही है। हाँ, 30 तारीख। 22 तो अब तक आपको पता ही नहीं लगा कुछ? हमें पता ही नहीं मिला। गुमराह करते रहे कि आज अलीगढ़ हैं, कि आज हम दिल्ली हैं, कि आज हम कासगंज हैं, कि अपने गाँव में। हमें पता ही नहीं चला उनको। आज फिर क्या आपको सब कहाँ मिला है? ये सब हमें जब थाने में हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने बताया था कि सदर वहाँ पहुँचो सफदरगंज गए थे तो वहाँ से वो निकाल लाए। 11 बजे निकाल लाए। हम वहाँ सुबह के 4 बजे से पड़े हैं वहाँ पे और शाम को निकाल के चले आए वहाँ से हम। तो हमें पता लगा, डॉक्टर ने बताया कि वो 11 बजे निकाल ले गए और उन्होंने कही आप जाओ कंप्लेंट करो उन पर। और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे तो उन्होंने मारी है वो लड़की। हमने जाके थाने में तो ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए साहब। फर्रुखाबाद में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी ही भतीजी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबरों की माने तो उसकी भतीजी की मर्जी का निकाह तय होने से उसके चाचा नाराज थे और इसी वजह से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये लड़की के गोली लगी, ये कौन थी आपकी? भतीजी थी। क्या नाम था इसका? कैसे गोली लगी और किसने मारी है? हम तो थे नहीं, हम तो आए थे उसका फार्म भरवाने दिए अपनी लड़की का हत्या का। हम वहाँ मौके पर थे। तो कुछ जानकारी है आपको? हमको नहीं जान। डॉक्टर साहब, एक लड़की आई थी गोली लगी हुई, क्या नाम था, क्या स्थिति थी? उस लड़की का नाम गुलफ्सा था, 19 साल उम्र थी और वो तुर्कीपुर नाम के गाँव से लाई गई थी। उसके पिताजी का नाम मोहम्मद इरफान था। वो मृत अवस्था में लाई गई थी। तो उसको जो है इसका मतलब एग्जामिनेशन करके उसको मॉर्चरी रूम में रखवा दिया गया है और पुलिस सूचना भेज दी गई है। ये ग्राम तुर्कीपुर में एक गुलफ्सा हैं ये। इनको गोली मार दी है इनके सगे चाचा ने। गंभीर हालत में इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और चूँकि ये सगे चाचा हैं और तमंचे से गोली मारी है, मार के कहीं भाग गए हैं। उसको प्रयास किया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी हो सके। घटना के पीछे क्या कारण है इसका हम पता लगाएंगे। प्रथम दृष्टया ये जानकारी हो रही है कि गुलफ्सा की शादी कहीं तय थी और ये चाचा नहीं चाहते थे कि वहाँ पे शादी हो। तो इस बात की वजह से संभवतः गोली मारी है। पूरा घटनाक्रम क्या है, क्यों मारी, क्या किया, ये सब विवेचना का विषय है। इसको हम विवेचना में इसको करेंगे। अयोध्या कोतवाली के हैबतपुर गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें युवक ने अपनी आत्महत्या का कारण बताया है। सुसाइड नोट में युवक ने लिखा है कि लगातार उसके दोस्त उससे हंसी मजाक करते थे, साथ ही उसे सार्वजनिक जगहों पर चिढ़ाते थे, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या की है। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि पिछले कई महीनों से मृतक युवक अपने दोस्तों की किसी बात को लेकर मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था और इसी बात को लेकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवक के दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। तो हमारा भाई पढ़ रहा था, उसके दोस्त लोग गंदी गंदी शब्द कह के उसको जो है शर्मिंदा करते थे और ब्लैकमेल करते थे। ऐसे सब बोल के हमारा भाई से हरकत किया। हमारा भाई हम सबसे कुछ नहीं बताया इस बारे में। कौन था जिसके ऊपर उन्होंने? तेज प्रकाश वर्मा थे।
बस्ती के रहने वाले हैं। कितने दिन से परेशान है? ये सर कोई एक डेढ़ महीने से। क्या मामला पूरा था जो डिप्रेशन में आपका भाई? वैसे तो मम्मी पापा बता सकते हैं, हम तो कल ही बाहर रहते थे ना। अब क्या कहते हैं आप लोग, क्या चाहते हो? उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं और क्या। देखिए, कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे एक लड़के ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और तब तक घर वालों ने बॉडी उतार ली थी उसकी। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के भेजा गया और इस संबंध में वहाँ पे एक सुसाइड नोट की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में वादी द्वारा मिलकर के तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भदोही में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय गायक और कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान 47 प्रतिभावान कलाकारों का चयन किया गया। वहीं इन सभी चयनित कलाकारों को अगस्त महीने में सम्मानित किया जाएगा। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव मलखानपुर में करीब 2 महीने पहले घर के बाहर खेल रहे 2 मासूम बच्चों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी जब मासूमों का कोई पता नहीं चला तो बच्चों के परिजनों ने रसूलाबाद थाने में पहुंचकर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत पर लगभग 1 सप्ताह के बाद रसूलाबाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अपहरण का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी रसूलाबाद पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिजन थाने के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। क्या हुआ है, किस लिए आए हो? सर मामला ये है कि मेरे बच्चों बीवी का अपहरण हुआ है और आज तक पता नहीं कर पाई है पुलिस। मुकदमा भी दर्ज है 363 का, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही है। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 5 साल का है विशु नाम है, एक का आयुष नाम है, वो 2 साल का है। और पत्नी? हाँ, पत्नी रेखा नाम है उसका। किसके ऊपर शक है? रंजीत के ऊपर और सरला के ऊपर सर शक है। वही लोग लिवा ले गए हैं और उनका ना तो फ़ोन नंबर लग रहा है, ना कहीं से पता लग रहा है। कितना समय हो गया और पुलिस क्या? 2 महीना हो गया है। पुलिस टरका देती है, कहते सर्विलांस नंबर का वो लोकेशन आएगी, इसके बाद बताएंगे, लेकिन कहीं ना लोकेशन मिल रही है, ना उनका कहीं जानकारी मिल रही है। हम लोग इधर उधर भटक रहे, इधर उधर शिकायत कर रहे, कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे मामला ये जो हबड़न कर लगे हमारे नाती अब बिटिया, ये हमारे सामने आ जाए सर, बस इतने आए। कौन ले गया? ये सरला और रंजीत। क्या अपहरण हुआ है? हाँ, अपहरण आया। कितने दिन हुआ है? 2 महीना हुई गया, 2 महीना आज का तारीख है। मुकदमा लिखा गया? हाँ, मुकदमा लिख गए सर। तो अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अब पता नहीं, सुनाई नहीं कर रही पुलिस। कुछ पता चला कहीं? कहीं नहीं पता चल रही है। कहाँ से गायब हुए? सर मतलब ने नंबर डरे। कहाँ से हुए थे गायब? ये रसूलाबाद से। घर से हुए थे? कहीं हाँ, बाहर घर से। गाँव का नाम बता। मलखानपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।